मैं अब ज़्यादा देर आपके बीच में न रहते हुए उस शख्सियत को आपके बीच में बुलाऊंगा जिन्होंने अपना जीवन लगाया है इस मुहिम में दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, उपेक्षित वर्ग के लिए, और 1997 से जागरण कर रहे हैं। और आज का जो विषय है श्रीमान सुरेंद्र कुशवाहा साहब का, जो कि संपादक हैं कुशवाहा दर्शन के, आपका विषय है संविधान और राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। 22 लोगों के पास 70 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति क्यों? क्या कहता है हमारा संविधान? इस पर आप बोलेंगे। और उन्होंने आग्रह किया कि व्हाइट पेपर हो तो, व्हाइट बोर्ड हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर चार्ट भी हमने यहाँ पर लगाया है, मार्कर यहाँ पर हैं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से मैं आप सभी के सहयोग से बुलाना चाहूँगा सुरेंद्र कुशवाहा साहब को। जहाँ वो लोग काम कर रहे थे या जो लोग उनको भेजे थे वो लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। उसमें जो साथी थे वो मुस्लिम धर्म को मानता था, माने अल्लाह, ईश्वर, गॉड सारे मौजूद थे। लेकिन सारे अल्लाह, ईश्वर, गॉड मिलकर के सुनीता विलियम्स को 8 दिन के बाद नहीं लौटा पाए। जब ये अभी एलन मस्क का नया इंटरलिंक गया तो उसको उतार लाया और 17 घंटे लगे उनको आने में। जब वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पे आती हैं, जहाँ ये ग्रेविटी काम करने लगता है, जब खींचने लगती है पृथ्वी, तो उसमें जो टेम्परेचर था 986 डिग्री सेंटीग्रेड था। कितना? हम लोग को अगर इस गांव में जहां हम बैठे हैं 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तो हमारा खून बाहर निकलने लगेगा। 986 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता? फिर जहाज वो क्या बोलते हैं यान समुद्र में उतरा, फिर वो सब क्या बोलते हैं पैरासूट लगाए गए, फिर वो सुनीता विलियम जी और उनके 3 और साथी वापस आ गए। तो मेरा ये मतलब है, अगर इसी में हम माइक से बोल रहे हैं, कोई कैमरे से हमारा खींच रहा है, अभी थोड़ी देर में गर्मी हो जाएगी तो कोई एसी के बिना नहीं रह सकेगा, कुछ लोग पंखे के बिना भी नहीं रह सकते और कुछ लोग बिना पंखे के भी गुजारा करेंगे। तो हमारा जीवन जो हम कपड़े पहने हुए हैं, किसी आदमी ने, दर्जी ने, वो वैज्ञानिक ही है जिसने हमको ठीक ठाक वस्त्र, वरना नंगे घूम रहे थे हम लोग। तो किसी ने काम किया ना, किसी ने हमको मोबाइल दिया जिस पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो बात हम चिट्ठी लिखते थे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना में चिट्ठी मिलती थी, आज इधर फोटो खींचते हैं और उधर सेकंड से भी कम, सेकंड से भी सेकंड, 1000वें हिस्से में। अभी परसों नरसों एक बोर्ड करके आया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे जो सवाल पूछिए पूरा कलेक्ट करता है। मुश्किल लगता है सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में तुरंत जवाब देने लगता है। जिसके बारे में पूछिए, मान लो एक सवाल पूछते हैं कि गुर्जर कौम कहाँ पाई जाती है, तो तुरंत बताने लगेगा कि भारत में इन राज्यों में ऐसी है, उनका पेशा ये है, इस तरह की जानकारी है। कोई बताए कश्यप कौन कहाँ पाई जाती है तो बता देगा उनका पेशा ऐसे हिसाब से। सारी चीजों को कंपाइल करेगा, जोड़ लेगा, फिर जानकारी देगा। तो मैं आप लोगों से वैज्ञानिक धर्म की बात करूंगा और मैं ये कहूंगा कि यदि मेरी बात तर्क की कसौटी पर ना उतरे खरी तो इस कमरे तक बात को रखिएगा। जो बात आपको ठीक लगे उसको मान लीजिएगा और जो बात ठीक नहीं लगे उसको ही छोड़ दीजिएगा। सार को गहरे झूठा दूंगा, मतलब जो आपको अच्छा लगे वो बात मान लीजिएगा। विज्ञान यही तो कहता है ना कि तर्क की कसौटी पर बात को कसिएगा। मैं आपसे ये बात कर रहा था कि मान लीजिए हम कह रहे हैं कि आदमी बराबर होता है। किन दिन बराबर होता है? आज कोई पैसे में ज्यादा है, कोई धन में ज्यादा है, कोई ज्ञान में ज्यादा है। एक दिन जिस दिन वोट पड़ता है उस दिन हम लोग बराबर हो जाते हैं। चाहे पहली लाइन में 1 नंबर पर लगा हुआ हो, आखिरी लाइन में लगा हुआ हो, गांव का दलित व्यक्ति हो, गांव का ओबीसी का आदमी हो, सवर्ण जाति की आदमी, ब्राह्मण बिरादरी का आदमी हो, एक दिन बराबर है। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, एक वोट सबका बराबर है। सिर्फ उस दिन हम बराबर है। किस दिन? जब हम वोट देने जा रहे हैं। जब हम वोट देने जा रहे हैं तो सब लोग बराबर है, सिर्फ उस दिन। फिर अगला वोट आएगा, फिर हम बराबर।
साथ ही भी हमारे देश में असमानता है। असमानता धन की हो सकती है, असमानता ताकत की हो सकती है, असमानता बुद्धि को, असमानता समझते हैं ना, गैर बराबर बुद्धि की हो सकती है। अभी मैं भैया से आया, प्रिंसिपल साहब से डिस्कस कर रहा था कि आज की तारीख में इस लोगों के पास इतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। कितना? 70 करोड़ लोगों की संपत्ति एक तरफ और 22 लोगों की संपत्ति। अब बताइए 22 लोग जो उधर हैं वो सोना खाएंगे क्या? सोना खा नहीं सकते, हीरा खा नहीं सकते। खाना उनको दाल चावल रोटी सब्जी ब्रेड मक्खन यही सब खा रहे होंगे, मांस मछली मुर्गा ये सब तो खाएंगे। जो खाने की चीज है उसको खा सकते। हमारा ये कहना है कि जो ये देश है, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं विषय की तरफ, ये देश संविधान से चलता है, किसी जाति बिरादरी किसी धर्म के से नहीं चलता है। और उस किताब का नाम है भारत का संविधान। क्या नाम है? संविधान। उसको बहुत सारे लोगों ने मिल करके उसको अंग्रेजी में कहा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारत के संविधान के जो सदस्य, संविधान सभा कहा गया। तब संविधान में संसद नहीं थी, तब वो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते थे। उसमें बहुत सारे विद्वान बैठे, हमारे आप जैसे डॉक्टर कुलदीप सिंह भैया जैसे, डॉक्टर आर्यवीर जैसे, वकील साहब जैसे, बहुत सारे लोग देश के बैठे और बहस होती थी। एक लाइन जोड़ने में 2-2 घंटा 4-4 घंटा बहस हो जाती थी। फिर वो लोग वो लाइन जोड़ते थे संविधान में। बाय द वे उसके जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उधर पाकिस्तान का निर्माण हो चुका था सन 47 में, देश में बंटवारा हो चुका था। तो संविधान सभा जब बनी तो एक काम चलाने के लिए मंत्रिमंडल बनाया गया। मंत्रिमंडल बनाया गया तो जवाहरलाल नेहरू साहब प्रधानमंत्री थे, वो लेके गए गांधी जी के पास। तो उसमें सबका नाम तो था, नेहरू जी का नाम, और उनका नाम नहीं था अंबेडकर साहब का। तो उन्होंने कहा नेहरू, उसका नाम कहा, अंबेडकर का नाम क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि बापू वो तो कांग्रेस नहीं है। तो बोले कांग्रेस की थोड़े सरकार बन रही है, अभी तो देश की सरकार बन रही है। जब चुनाव हो जाएगा तब किसी सरकार बनेगी, चुनाव के बाद तो सरकार बनेगी ना। अभी तो जो सरकार बन रही है वो देश की सरकार है। तो जवाहरलाल जी कागज लेते हैं, फिर से जाते हैं और उनको 2 मंत्री, श्रम मंत्री और कानून मंत्री नाम का दर्जा देकर के वापस ले आते हैं। खैर बात आई गई। उसके बाद जब संविधान बनता है तो बाबा साहब के मन में ये विचार था कि इस देश में जातियों से बना हुआ देश है, छुआछूत है। कुछ लोगों को, आदमी लोग को तालाब में पानी भरने नहीं दिया जाता है। उसमें कुत्ता तो पानी पी सकता है, जानवर तो पानी पी सकता है, लेकिन आदमी पानी नहीं पी सकता है। तो उन्होंने कहा कि दिमाग लगाया, 150 साल में औरतों को वोट देने का अधिकार अमेरिका में मिला था। कितने साल बाद? 150 साल। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पहली कलम से क्या कहा कि औरतों को भी पूरे देश में जो उस समय 21 साल से ऊपर रहे होंगे उनको वोट देने का अधिकार उन्होंने दे दिया। हो सकता है अगर नहीं मिलता तो फिर हमारी बहनों को संघर्ष करना पड़ता उस समय की, लेकिन उन्होंने बड़ा काम कर दिया कि सबको। उन्होंने एक लाइन बोला, वी द जूरी ऑफ दिस मेंबर, हम ये जो सदस्य हैं जूरी के, हम तो गलती कर सकते हैं, लेकिन जो ये देश की जनता है वो गलती नहीं करेगी। फिर क्या हुआ भाई साहब? चुनाव हो गया और इन सब लोगों को वोटिंग का अधिकार मिल गया। इसका नतीजा क्या होता है? बाबा साहब ने संविधान बनाया, दुनिया के 3 देश ऐसे हैं जिसमें ये तो लिखा है, इन्होंने ये तो बताया कि ये संविधान बनने के बाद करेंगे क्या। जैसे अभी ट्रम्प साहब राष्ट्रपति बने, उन्होंने जो मन में आया, उन्होंने जो वादा किया कि भाई मैं ये करूंगा, मैं इनको, जैसे जन्म लेने के बाद वहाँ नागरिकता थी अमेरिका की, उन्होंने मना कर दिया। जो बोले वही कानून हो गया। यहाँ ऐसा नहीं है। ब्राजील, क्यूबा और भारत 3 ऐसे देश हैं जिसमें अगर मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए तो करेगा क्या, वो लिखा हुआ। उसमें एक लाइन में पढ़ने जा रहा हूँ, 39A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 4। भारत का संविधान जो चौथा हिस्सा है उसको बोलते हैं राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व। देश के लिए करेगा क्या? टू एवरी सिटीजन्स, मेन एंड वीमेन
स्टेट शैल एंडेवर फॉर द एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। हिंदी में बताता हूँ, राज्य और केंद्र सरकारें प्रत्येक महिला पुरुष नागरिक को पर्याप्त जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध कराएगी। क्या बोला हमने? राज्य और केंद्र सरकारें, राज्य माने योगी आदित्यनाथ जी, केंद्र माने मोदी जी। राज्य और केंद्र सरकारें प्रत्येक महिला पुरुष नागरिक को पर्याप्त जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध कराएंगी। माने राज्य के लोगों को रोजी रोटी देने का काम किसका है? सरकार का काम है। एक लाइन। दूसरी लाइन बोलते हैं, विद इन द कमेंसमेंट ऑफ 10 years of this constitution, within the commencement of 10 years of this constitution, every children who has got the age of 14 years must get free and compulsory education. संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देनी है। क्या? संविधान जब लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, अब इस दिन के बाद जो बच्चा पैदा होगा उसको सबको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देनी है। तो बाबा साहब के मन में ये था कि जब हमने सबको वोटिंग दे दिया, राइट दे दिया, वोट देने का अधिकार दे दिया, तो इनकी आबादी तो 85-90% है, दलितों और पिछड़ों की और आदिवासियों की, मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की मिला लीजिए। तो ये क्या करेंगे? अपनी सरकार बना लेंगे, और सरकार बनाने के बाद जो मेरे मन की मनसा है, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ये लागू करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि आज हम लोग 23 मार्च 2025 को बैठे हुए हैं। कभी दलितों और पिछड़ों की निछक्का सरकार, माने मतलब साफ सुथरी सरकार, प्योर सरकार कभी देश में बनी नहीं। आज भी सरकार उन्हीं लोगों के हाथ में है जो अंग्रेजों के शासन से पहले हम पर शासन किया करते थे। उनके जो मन में आ दिया वही कह दिया, ये कानून है, जो कह दिए वही सत्य है। अभी बाबूजी बोल रहे थे ना कि वेद में, ऋग्वेद को बताया गया, वहाँ लंदन के पुस्तकालय में सबसे पुरानी पुस्तक है। अच्छा, मान लीजिए सबसे पुरानी पुस्तक है, तो आज तक मोबाइल हमने ढूंढा क्या सर? रेडियो हमने ढूंढा क्या? इन भारत की बात कर रहा हूँ। मोटरसाइकिल हमने ढूंढा क्या? ट्रेन हमने चलाई क्या? एक बड़ा वैज्ञानिक आविष्कार बताइए जो भारत के लोगों ने किया हो, पाकिस्तान के लोगों ने किया हो, जहाँ ईश्वर सब जगह है, घर में, चल में, हनुमान जी, फलाना जी, जितने भाई देवी देवता हैं, कोई आविष्कार किया क्या? जिन्होंने नदियों को नदी माना, उनका पानी मिनरल वाटर से शुद्ध है, और जिन लोगों ने नदियों का माँ कहा, उनका पानी देख लीजिए। अभी 3000 लोग मरे हैं कुंभ में, ठीक, वहीं टॉयलेट है, वहीं नहवा दिया हमने। क्या हुआ? इनके पास एक मशीन है जिसे वो चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं? कि जरा इनको उलझाओ, इनका दिमाग बुद्धि चेक करो। जाओ अयोध्या जी, चलो अयोध्या हम जाते हैं। अयोध्या के संघर्ष में उमा भारती, सुने होंगे नाम, और एक और साथी था विनय कटियार, ये सब जान देने वाले लोग थे। जब उसकी कमेटी बनी तो 9 लोग बने। 9 लोग में एक दास जी बने जिनकी अभी अभी डेथ हो गई, ठीक, एक ठाकुर बने, और उसमें 7 ब्राह्मण लोग बने। कितने लोग बने? 7 ब्राह्मण। तो एक हमारी बिरादरी है, उसको बोलते हैं कुशवाहा। वो लोग कहते हैं हम राम के वंशज हैं। दिया कुमारी भी बोलते हैं हम राम के वंशज हैं। तो भाई राम के वंशजों का कोई एक आधा आदमी प्रतिनिधि होता है? 8,000 करोड़ इन्होंने जीएसटी दिया है राम मंदिर वालों ने, अयोध्या वालों ने। कितना? तो उनका कलेक्शन कितना होगा जब 8,000 करोड़ जीएसटी दिया है? उस कलेक्शन में पैसे के लेन देन में हमारी कोई भागीदारी नहीं है। परसों एक साध्वी जी बोल रही थी, तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण से न धन लेना चाहिए, अगर वो देना भी चाहे तभी भी नहीं लेना चाहिए। तो मान लो हम व्यापार बिजनेस करेंगे यहाँ शर्मा जी के साथ और तिवारी जी के साथ, उपाध्याय जी के साथ, तो कैसे होगा भैया? ईंट सप्लाई ले जाएंगे, पैसा नहीं देंगे तो क्या कर लेंगे हम लोग? तो कहेंगे वो किसमें लिखा हुआ है? वो कहती है कि भागवत ऐसा कहता है। हम लोग माफ़ कर सकेंगे क्या? नहीं कर सकेंगे। हम तो भैया हमारी ईंट ले गए, 10 रुपया कम दे दो, यही तो कर सकते हो ना। हमारा
खेती ले गए, हमसे सरसों ले गए, हमसे आलू ले गए, हमसे प्याज ले गए, हमसे गेहूं ले गए, हमसे धान ले गए, तो हमको कीमत देनी पड़ेगी, इतना मेरा हक है, ये हम सब लोगों का हक बनता है। नहीं बनता हो तो आप लोग बताओ। तो जो मैं बात आपसे कहने जा रहा हूं कि संविधान कह रहा है कि ये आपको करना पड़ेगा। एक लाइन और बोलता हूं, जो हमने कहा कि 22 लोगों के पास उतनी संपत्ति है जितनी 70 करोड़ लोगों के पास है। मोदी जी देखिए भाषण देते हैं वहाँ से, तो बोलते हैं मैं 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देता हूँ। तो 5 किलो राशन सर जब आप दे रहे हैं तो देश में अमीरी है कि गरीबी है, बताइए आप लोग। उसके बारे में संविधान क्या बोलता है? ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, धीरे धीरे बोल रहा हूँ फिर हिंदी बोलूँगा। ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम should not result in the concentration of wealth which should affect the common detriment। हिंदी में इसको बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था तो समझ गए मोटा मोटा, जैसे पैसे कौड़ी का लेन देन। अर्थव्यवस्था इस प्रकार चलनी चाहिए कि धन का अनावश्यक केंद्रीकरण न हो। अर्थव्यवस्था इस प्रकार चले कि धन का अनावश्यक केंद्रीकरण न हो। कुछ ही हाथों में धन इकट्ठा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अभी कोई एक आदमी आए, कुलदीप भैया को कहे कि हम 50 करोड़ रुपया आपको देते हैं इधर के विकास के लिए। इन्होंने धीरे से 50 करोड़ रुपया रखा और निकल गए। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? 50 करोड़ तो डूब जाएगा। लेकिन एक कमेटी है हमारे इस महाविद्यालय की या इस कॉलेज की, उसमें कहते हैं ऐसे ऐसे यार कोई 50 करोड़ रुपया दे रहा, इसका ऐसा करते हैं, एक फार्मूला बना लेते हैं और थोड़ा थोड़ा, मान लो कैश में पैसा है तो थोड़ा थोड़ा हम लोग रखते हैं। तो अगर 50 करोड़ इन्होंने 10 लोगों में बांट दिया तो 5-5 करोड़ रुपया होगा। मान लीजिए कोई दुर्घटना घट गई तो हमारा 45 करोड़ रुपया तो सुरक्षित रहेगा ना। अर्थव्यवस्था का यही सिद्धांत है कि पैसा जितने लोगों के हाथ में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में होगा, तब तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था ठीक से चलेगी। अगर कुछ ही लोगों के हाथ में हो गई, कोई ले जाके स्विस बैंक में जाम कर दिया। भ्रष्टाचार से भी बहुत फर्क नहीं पड़ता मित्रों। कोई भ्रष्टाचार कर रहा है और लेकिन पैसा देश में है, तो पैसा जो है तो पैसा उतना दुष्प्रभावी नहीं है, नुकसान नहीं कर रहा है। बस वो पैसा बाजार में रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? बाजार में रहेगा। तो मान लो हमने क्या किया, हमने ईंट बेचा, हमने अन्न बेचा, अन्न वाले ने वस्त्र खरीदा, वस्त्र वाले ने मार्केट में जाके सब्जी खरीदा, सब्जी वाले ने फिर किसान को दिया। ये घूमता रहे। पैसा कभी आप लोग बच्चे जो पढ़ते होंगे लिखते ना, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, तो मनी लिक्विड में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? मनी को लिक्विड में लिखा जाता है, क्योंकि वो मूवमेंट में है, क्या गतिमान है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मैंने 3 बिंदु आपसे डिस्कस किए कि प्रत्येक आदमी को, नागरिक को रोजी रोटी देना सरकार का काम है। संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का काम था। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। पहला बच्चा मान लो उसके बाद आ गया, मान लो जनवरी है तो नवंबर तक वो पैदा हो जाएगा, भाई अक्टूबर तक तो पैदा हो जाएगा। 9 महीने बाद से ज़्यादा तो स्त्री के शरीर की क्षमता नहीं, वो बाहर फेंक देगी। भाई बच्चा पूर्ण हो जाएगा तो उसको रखने का 1 सेकंड भी काम नहीं शरीर का, उसका काम पूरा हो चुका। माँ का गर्भ का काम पूरा हो चुका बच्चे को बनाने का। अब बच्चा आ जाता नवंबर तक बाहर, 5 साल के बाद वो हो जाता 26 जनवरी बीत गया तो 51, 52, 53, 54 में 55 में वो पढ़ने लायक हो जाता, 5वीं 6वीं में मान लीजिए, और पुराना समय तो 7वीं में पढ़ने में आ जाता, माने 57 के आसपास वो पढ़ने लायक हो जाता। और यदि हम उस समय, जबकि आबादी मात्र 35 करोड़ थी, कितनी? 47 में देश की आबादी 35 करोड़, तो पढ़ने लिखने वाले की आबादी तो बहुत कम रही होगी ना। तो अगर वो सारे लोग पढ़ लिख जाते तो 12 साल बाद वो 12वीं कर लेते, 55 के बाद मान लो 67 मान लो, और 4 साल और जुड़, तब 2 साल का एमए होता था, और बीए भी शायद 2 ही साल का होता था। और तो अगर 4 साल, सन 67-70 तक वो हो जाते ग्रेजुएट, तो कोई हमारे यहाँ अनपढ़ रहता साहब। इतनी सी बात अगर संविधान लागू करने वालों ने ध्यान दिया होता तो क्या होता? एक भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहता।
तो हमारा ये कहना है कि जिन लोगों ने संविधान की शपथ लेकर के कहा कि हम संविधान को मानेंगे, वे बेईमान थे कि ईमानदार थे? थोड़ा बेईमान तो जरूर थे, क्योंकि संविधान को उन्होंने लागू नहीं किया। और कौन कौन बने? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में शुरू कर दीजिए। सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। संपूर्ण आनंद गोविंद वल्लभ पंत से लाके आगे योगी आदित्यनाथ जी। आप बताओ कि मायावती जी और मुलायम सिंह जी, दो लोग ऐसे हुए जो कि हम ये मानते हैं मन से कि ये लोग हमारे जैसे लोग थे, उनकी पीड़ा कुछ कुछ हमारे जैसी थी। और मायावती जी की तो और ज़्यादा जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो तो बाबा साहब का नाम लेकर के आई थी, संविधान का नाम लेकर के आए थे। तो उन्होंने क्यों नहीं बताया? एक नारा लगा था इस देश में, मित्रों ध्यान से सुनिएगा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशी राम करेंगे पूरा। क्या मिशन था? मिशन ये नहीं था कि डीएम और एसपी की पोस्टिंग में पैसा लिया जाएगा। मिशन ये नहीं था कि खनन पट्टे में पैसा लिया जाएगा। मिशन ये था कि जब सरकार बन जाएगी तो बाबा साहब ने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, इसको हिंदी में राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, इसको लागू करेंगी। क्या? बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशीराम करेंगे पूरा। तो ये काशीराम क्या पूरा करते? काशीराम को ये पूरा करना था कि देश में जो संविधान है, जो देश कहाँ जाना चाहिए, प्रदेश कहाँ जाना चाहिए, इसको इनको लागू करने का काम था। ते भी बेईमान निकले कि नहीं निकले? तो हम जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो अभी सोच रहे हैं, हम अपने आप को प्रयोगशाला पर कसवाया जा रहा है। हमको गांव से में एक बस आ जाएगी, कहा जाएगा अयोध्या गए कि नहीं, हमारा दिमाग नापा जाता है। क्या अयोध्या नहीं जाएंगे तो कम से कम मरेंगे तो नहीं, कुंभ में तो नहीं मरेंगे, इस बात की गारंटी हो गई। ऐसे कोई मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए अलग बात है, लेकिन कुंभ में नहीं मरेंगे, इस बात की 100% गारंटी हो गई। लेकिन अगर कुंभ में गए तो 22 किलोमीटर हमारी अम्मा पैदल चलेगी, एक बाइक वाला आएगा 1400 रुपये मांगेगा, और नहीं तो उसको टॉयलेट बाथरूम की जगह बिल्कुल नहीं मिलेगी। हमारे एक साथी गए पंखा बनाते मियाँ बीवी चले गए, 8 दिन बाद लौटे। रास्ते में भाई गाड़ी है तो ना आगे जा रही है, पीछे जा रही है। उधर से रीवा से रास्ता आता है, जो उधर आए उनको पुलिस कह रही कि वापस चले जाओ। मेरा ये मानना है कि आप खूब जाइए, खूब मन घूमिए देश भर में। पूरा मुल्क इतना बड़ा है, हम लोग को घूमना भी चाहिए, अपने देश को देखना भी चाहिए, लेकिन ऐसे समय जाइए जब आराम से घूम लीजिए, रहने ठहरने, टॉयलेट बाथरूम, खाने पीने की चीज़ें मिल जाएं। लेकिन अगर ऐसे समय हम लोग जाएंगे जो ये फैला देते हैं कि आने से वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, लाभ मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा। पुण्य कैसे मिलेगा? अगर हमारे घर का बच्चा मर गया तो पुण्य कैसे हो जाएगा जी? कम उम्र में उसकी मृत्यु हो जाएगी तो कैसे पुण्य मानेंगे हम लोग? जिनके मरे होंगे उनसे पूछिएगा जरा। गए लोग नाम लिखवाने कि हमारे लोग गुम हो गए तो उनको भगा दिया गया। क्यों भाई? बहनें गई, माताएं गई कि हमारे लोग नहीं मिल रहे हैं, 1 महीने बाद तक हमारे लोग नहीं लौटे। क्यों? क्योंकि उनको मुआवजा देना पड़ जाएगा। मित्रों, हमारा ये कहना है कि हम अपना आँख पूरा खोल के रखें, दिमाग पूरा खोल के रखें, और आँख और दिमाग पूरा खुली रखेंगे तब हम अपने साथ, अपने लोगों के साथ न्याय कर पाएंगे। 3 बिंदुओं पर मैंने चर्चा किया। चौथा बिंदु मैं ये चर्चा करना चाहता था कि ये संविधान में एक बात और लिखी है कि इस पर चर्चा करते रहना, और करते रहने के बीच में जो ये आम लोग हैं इनके बारे में क्या अच्छा कर सकते हैं उस पर जरूर बात करना। अब इस देश में दलित की आबादी है गिनती के अनुसार 20%, 15% दलित और 5% आदिवासी, SC ST जिसको आप लोग बोलते हो। OBC की आबादी है 52%। सन 1931 में असली जनगणना हुई थी, अंग्रेजों ने कराई थी। उस समय की बात बता रहा हूँ, बीच में क्या हुआ अभी असली जनगणना सही नहीं हुई। 1931 में अंग्रेजों ने जनगणना कराई थी। उसमें उन्होंने पंजाब में जनगणना कराई कि कौन कौन जाति खेती करती है। तो 2 जातियां आई, जाट और सैनी, कि भाई इनको तब खेती दे दी। बिहार में आज तक जनगणना नहीं हुई। बिहार में जनगणना नहीं हुई, भूमि हदबंदी कानून, लैंड सीलिंग एक्ट लागू नहीं हुआ। किसी के पास 400 एकड़ है, किसी के पास 500 एकड़ है,
उत्तर प्रदेश में इधर के इलाके के ही इसी इलाके से सांसद बनते थे चौधरी चरण सिंह साहब, मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लागू किया लैंड सीलिंग एक्ट। उसमें उन्होंने कहा कि 12 एकड़ से जिसके पास ज़्यादा खेती होगी उसको दूसरे को लिखना पड़ेगा। तो हमारे इलाके में तो कुर्मी बिरादरी बहुत अमीर है, 400 एकड़ खेती थी, 200 एकड़ खेती थी। हमारे बगल में तो एक आदमी, उस गांव में मान लो 100 लोग रहते थे, 100 लोगों के 25 किलोमीटर दूरी पर उनकी छावनी होती थी। छावनी समझते हैं, जैसे फौज की छावनी थी, उनकी छावनी हुआ करती थी। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ अपने भतीजे के नाम, कुछ बहन के नाम, कुछ गाय बैल के नाम, कुछ शंकर जी के नाम, कुछ हनुमान जी के नाम, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बंटवारा किया। लेकिन अंततोगत्ता उनको जमीन बेचनी पड़ी क्योंकि लैंड सीलिंग एक्ट लग गई। अब आप सोचिए, 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक बच्चा पैदा हो जाए मुकेश अंबानी का पोता होकर के, हो सकता है अभी शादी हुई आकाश की। एक बच्चा हमारी कोई गरीब माँ बहन है, उसके पेट में उसी दिन बच्चा है, 9 महीने बाद वो भी पैदा हो जाता है। 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक आदमी पैदा होगा कम से कम 50 लाख करोड़ की संपत्ति का मालिक हो जाएगा। उसने क्या कर्म ऐसा किया, ये जन्म है और यही जन्म है, इसके आगे पीछे कोई जन्म है ऐसा मत मानना, न होता है न होगा। हम अपने पिताजी को जब मृत्यु हो जाती है तो दफनाने जाते हैं या जलाने जाते हैं तो अपने सामने तो सिर की मुंडी फुड़वाता है पंडित जी, वो जो कहते हैं अपने सामने फोड़ दे, कल क्या बोलते हैं, कपाल क्रिया कुछ बोलते हैं। तो बताओ फिर कहाँ से आएगा, ऐसा कुछ होता जाता नहीं है। जिसका इस बात में भरोसा हो कि दूसरा जन्म भी मिलता है, तो भाई आप बताओ साधु महात्मा लोग क्यों मुख्यमंत्री बन रहे हैं? वे अगले जन्म में बन जाते, संतोष कर लेते। वो तो वो सत्ता छोड़ करके, मठ छोड़ करके, पीठ छोड़ करके क्या हो जा रहे हैं, मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। अगर दूसरा जन्म में ये सब चीजें पूरी हो जाती, भैया थोड़ा सा चर्चा करो, दूसरे जन्म में ये बात पूरी हो जाती तो दूसरे जन्म का इंतजार करते। और अगर स्वर्ग इतनी बहुत बढ़िया चीज है तो पहले तुम चले जाओ, हमको क्यों भेज रहे हो? हम नहीं जाते स्वर्ग में, हम तो इसी धरती पर इसी में जब से जन्मे हैं और जब तक मृत्यु नहीं हो जाएगी अपना ध्यान रखेंगे, अपने मित्र दोस्तों का ध्यान रखेंगे, अपनी जात बिरादरी का ध्यान रखेंगे और आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखेंगे। अगर हम पढ़ाई करा देंगे तब ना हमारी पीढ़ियां शिक्षित होंगी। तो मेरा ये कहना है कि 2 बच्चे पैदा हो रहे थे, एक बच्चा गरीब माँ के पेट से पैदा हुआ। उसने क्या ऐसी गलती किया कि जब वो पैदा हुआ तब से उसकी पेट में भी, उसकी माँ के जब पेट में था तब भी उसकी माँ के लिए खाने पीने का ठीक इंतजाम नहीं था, अच्छा भोजन नहीं था, फल नहीं था, फ्रूट नहीं था, चटनी थी तो रोटी नहीं थी और रोटी थी तो चटनी नहीं थी। हम जिस गांव में जन्मे बहुत गरीब लोगों का गांव था। हमारी ताई लगती थी, वो रोती थी, बाद में बताती थी कि हमको जब बच्चा हुआ तो मैं दोपहर को साग मांगने लगी, थोड़ा साग दे दो, तो साग तो थी लेकिन रोटी नहीं, वो भी जेठानी ने दिया नहीं। बड़ी मुश्किल से, चलो गोटई नाम के भाई थे पैदा हुए, वो बाद में ठीक ठाक हो गए। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारी जो गर्भवती माता बहनें होती थी उनको भी खाने का इंतजाम नहीं होता था। तो 2 बच्चे पैदा हुए, एक बच्चा बना 50 लाख करोड़ का मालिक और एक जन्मते हैं उसके कुछ भी कोई किसी चीज की गारंटी नहीं है, न उसकी पढ़ाई की गारंटी है, न उसके पोषण की गारंटी है, न जिस माँ के पेट में था उसकी भी गारंटी नहीं है। तो भाई मेरे, जैसे आपने कहा कि हम लैंड सीलिंग एक्ट, भूमि हदबंदी कानून लागू करेंगे, हम कहते हैं कि जब कभी हम सरकार में आएंगे अपने मित्र दोस्तों के साथ तो हम क्या करेंगे, हम कितना संपत्ति रख सकते हो उस पर भी प्रतिबंध लगाएंगे। ये अमेरिका में है, अभी एक दिन कह दिया था सैम पित्रोदा ने। क्या? सैम पित्रोदा जाति के लुहार हैं। कौन जात हैं? बढ़ई हैं और कांग्रेस पार्टी के विदेशों का वो चेयरमैन है। तो सैम पित्रोदा ने कह दिया कि इंडियन ओवरसीज का यहाँ कानून है कि जब ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो 50% सरकार ले लेगी, उसमें आम लोगों में बांट देगी, अमेरिकन नागरिकों में, और नहीं तो हम इसको लागू करेंगे। फिर उसमें बीजेपी वाले ने बहुत हल्ला मचाया, तो बाद में उनको क्या किया, पार्टियों की कुछ मजबूरियां रही होंगी तो उनको हटा दिया,
बाद में चुनाव खत्म होने के बाद फिर से उनको बना दिया। मेरा ये कहना है कि जब 2 बच्चों में तो हम क्या करेंगे कि हम धन की भी सीलिंग लगाएंगे। जब तक मनुज का सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक नहीं किसी को कम हो। अब आप लोग मोबाइल खोलिएगा, उसमें अभी टाइप करिएगा भारत में प्रति व्यक्ति औसत आमदनी। मैं अभी टाइप किया, आपके कमरे में बैठा था भैया, तो मैंने टाइप किया तो 2022-23 में 1,79,000 बता रहा था। अब 2022-23 का फाइनेंशियल बीत गया, 2023-24 बीत गया, 2024-25 अभी मार्च को 31 को खत्म हो जाएगा। इस समय 2 लाख से ऊपर प्रति व्यक्ति औसत आमदनी है, उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम। तो भारत में पर कैपिटा इनकम मास्टर साहब 2 लाख के आसपास है। हम कहते हैं, पानी बेटा इधर थोड़ा दे देना, मैं कहता हूं कि हम जो ये पर कैपिटा इनकम है 2 लाख बता रहे हो तुम, इसमें से हम कह रहे हैं हम 10,000 महीना दे देंगे। जो वोटर है सबको देंगे, ये नहीं कहेंगे गरीब को नहीं देंगे, अमीर को नहीं देंगे, जो है अमीर गरीब सबको दे देंगे। कार्य व्यवहार माने इम्प्लीमेंटेशन में आने से आप हो सकता है थोड़ा कर दें, भाई इनकम टैक्स पे ही हो, सरकारी नौकरियां हैं, कुछ छोटा मोटा तब्दीली कर सकते हैं। लेकिन आप बताइए, एक तरफ 22 लोग हैं, एक तरफ 70 करोड़ लोग हैं। अगर 22 लोगों को हम 10-10 हज़ार देते तो हमारी सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन 70 करोड़ लोगों पर फर्क पड़ता है कि नहीं भैया? 70 करोड़ लोगों में जो वोटर हैं, मान लेता है आधे वोटर हैं, 35 करोड़ लोग वोटर होंगे, तो 35 करोड़ को हम 10-10 हज़ार रुपया देंगे तो उनकी सेहत पर तो फर्क पड़ेगा। लेकिन वो 22 लोगों की सेहत पर कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमारा, अगर आपने ऐसा कहा कि नहीं हम गरीब लोगों को देंगे, तो अमीर आदमी गरीब होने का सर्टिफिकेट आपसे पहले ले आएगा। अगर आप कह दिए कि गरीब को देंगे सिर्फ, तो गरीब आदमी का सर्टिफिकेट तो नहीं बनेगा, लेकिन अमीर आदमी गरीब होने का सर्टिफिकेट आपसे पहले ले आएगा। ये बेईमानी है इस देश में। तो उसके बारे में संविधान क्या लगता है? आय की असमानता। ध्यान से सुनिए भैया, आय की असमानता, चाहे वो व्यक्ति से व्यक्ति के बीच हो, चाहे संस्था और संस्था के बीच हो, इसको सरकारें कम करने का काम करेंगी। कब कह रहे थे अम्बेडकर साहब? 26 जनवरी 1950 को प्रोफेसर साहब कि जो अमीरी और गरीबी की खाई है उसको कम करेंगे। अभी क्या हुआ? मनोज झा रोज बोलते हैं, जानते होंगे, अच्छा बोलते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं, तो वो कह रहे थे कि जो अमीरी और गरीबी की खाई 26 जनवरी 1950 को थी, अमीरी यहाँ थी और गरीबी यहाँ थी। ये थी 26 जनवरी 1950। कह रहे थे इसको कम करो। क्या करना? अब क्या हुआ? आज जरा पता करिएगा, ये अमीरी और गरीबी की खाई और बढ़ गई। तो संविधान विरोधी काम हुआ कि नहीं हुआ? तो जब तक आप कहीं से लाके दोगे नहीं, 10,000 रुपया हमको देना है तो हम कहीं से लाएंगे तभी तो देंगे ना। एक मुख्यमंत्री, ध्यान से सुनेगा बात, थोड़ा कठिन बात है, जल्दी नहीं उतरती है। अच्छा, मुख्यमंत्री जा रहा है भाषण देने उद्योगपतियों के बीच में, उसको बोलते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स। क्या बोलते हैं? चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भाषण देने गया। वो क्या बोलेगा? आप टाटा, बिरला, अंबानी, गोदरेज, महिंद्रा साहब, आप कंपनी लगाओ, तुम गरीब हो जाओगे तो लगाएगा कोई? उसको ये कहना पड़ेगा, आइए हमारे प्रदेश में धन लगाइए, इन्वेस्टमेंट करिए, आप थोड़ा और अमीर हो जाएंगे। यही बोलेगा ना भैया? कुल मिला के जो भी भाषण उसका हो, मुहावरे डाले, शेर पढ़े, शायरी पढ़े, लेकिन उसका अंतिम भाषण क्या होगा? मेरे प्रदेश में आइए, धन लगाइए, और धन लगाने के बाद आपकी धन संपत्ति में और वृद्धि हो जाएगी। फिर क्या करता? अगले दिन वो 50,000 की भीड़ में भाषण देने जाता है, जहां हमारे जैसे मजदूर लोग खड़े हैं। तो क्या बोलेगा?
वो बोलेगा तू हमको वोट दो, हम तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे, यही बोलेगा ना। भैया एक बात बताइए, दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं? अमीरी का घट जाना और गरीबी का घट जाना, अमीरी का बढ़ जाना और गरीबी का घट जाना एक साथ घटने वाली घटना है। अगर गरीबी को घटाना है तो अमीरी को कहीं न कहीं से हमको कम करना पड़ेगा। एक संग नहीं होए बुआलू, हाँ सब ठठाई फुलाई गालू। एक ही साथ दो बातें नहीं हो सकती, हंसे भी, ठट्ठा भी करें और नाराज भी रहें, गाल भी फुला लें, नाराज भी हो जाएं और हंसे भी, ये काम नहीं होगा। अगर आपको गरीबी को कम करना है तो अमीरी को कम करना ही पड़ेगा। मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात ध्यान से कभी काट दीजिएगा। अगर गरीबी को कम करना है तो अमीरी को थोड़ा कटौती करना पड़ेगा। उसीलिए हम कह रहे हैं कि हम लैंड सीलिंग एक्ट जैसे ही धन सीलिंग एक्ट भी लागू करेंगे। कितना अमीर हो सकता है भाई? मान लो अंबानी जी परसों मर जाएंगे तो क्या होगा? देश बर्बाद हो जाएगा। अडानी जी मर जाएं, देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर इनके बच्चों को हम कहते भाई तुम करो 200 करोड़ रुपया ले लो, फिर इससे तुम नया बिजनेस शुरू करो, लेकिन बचे हुए पैसे को ये जो गरीब लोग हैं इनके बीच हम बांटेंगे। और बांटने के बाद ये अमेरिकन कानून है, ध्यान रखिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं अपनी तरफ से कुछ बोल रहा हूं। और कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान हमको अलाउ करता है कि अमीरी और गरीबी की खाई को कम करना। तो कम कैसे होगा? कम तो कोई उपाय करना पड़ेगा ना। मैं अच्छा बात बोलूं, लंबा चौड़ा ये बढ़िया, और जाते समय आपको कुछ ना खिलाऊं, पानी भी ना पिलाऊं, तो बोलो यार कुशवाहा जी बड़े लंबी बात बोल रहे थे, साग पूड़ी तो खिला देते, रोटी साग तो खिला देते। तो वही मेरा कहना है कि आप अच्छी बात बोलते हैं, भाषण भी बहुत अच्छा है हमारे नेताजी लोगों का, लेकिन उसके लिए आप करते क्या हो, ये महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण तब होगा जब आप धन में भी सीलिंग लगाइए। तीसरी बात, ये जो बातें मैं आपसे कह रहा था इसलिए कह रहा हूं कि ये जो भैया चला रहे हैं राष्ट्रीय एकता संघ, मैं इनकी पीड़ा को जानता हूं। ये चाहते हैं, मैं बता रहा हूं, इन्होंने कभी चर्चा नहीं की लेकिन मैं बताता हूं, ये चाहते हैं कि हम जैसे दलित पिछड़े सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे हो करके कुछ ऐसा करें जो देश में परिवर्तन लाए। ये मन हो सकता है कि भाई हम लोग जाति बिरादरी के देश में पैदा हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा गुजर लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, ज़्यादा लोग आएंगे, 10-20 हमारे जैसे भी इनके समर्थक आएंगे। ऐसे कोई कुशवाहा वाला पार्टी खोलेगा, वो राजकुमार सैनी चलाता है, तो क्या करेगा? ज़्यादा सैनी इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन कोई एक सूत्र तो बनाएंगे ना कि भाई हम क्या करेंगे, आने के बाद आप ही सरकार हो जाओगे। भाई हमने क्या मायावती को मुख्यमंत्री बनाया सर, मुलायम सिंह यादव साहब को मुख्यमंत्री बनाया, तो क्या हुआ? ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेना बंद हुआ सर। ट्रांसफर उसको क्या कह, शाम को लिस्ट आउट कर दिया, इधर मेरठ वालों का हो गया पुतला बलिया जिले में, शाम को पहुंच गए शिक्षा मंत्री जी के पास कि साहब कुछ ले लो, दे लो, कुछ इधर करो उधर करो। ये बिजनेस व्यापार है क्या? नियत में खोट है। पट्टा देना, खनन का पट्टा देना है, एसपी की पोस्टिंग करनी हो, डीएम की पोस्टिंग करनी हो, जो भी करना हो, ये भी धंधा है। लेकिन अगर ईमानदार सरकार होगी तो जिसकी जहां जरूरत होगी वहां पोस्टिंग होगी। तो मेरा ये कहना है कि भाई हमने देखो चमार बिरादरी को मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया, अहिर को मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया है। इसका मतलब जातियों के बदलने से काम नहीं होगा। अगर हम जो कह रहे हैं, हम और अजय वीर आर्या जी जो मिलके बात करें 10 लोग कि भाई ये ऊपर रहेगा क्या, हटाओ फोटो, भगत सिंह इस बार न लेना काया भारतवासी की, और देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। अगर भगत सिंह सही आ जाएं और बोलने लगे कि मोदी जी आप गलत हो, तो माफ कर देंगे क्या लोग? कोई फायदा नहीं, बकते रहो। हमारा ये कहना है कि हम 10-20 लोग, 10-20 जाति बिरादरी के लोग बैठ करके एक फार्मूला बनाएं कि ये सिद्धांत हमारे ऊपर रहेगा। मुख्यमंत्री चाहे बने ओमपाल कश्यप जी, चाहे बने भैया डॉक्टर साहब करमवीर कसाना जी, चाहे विजय कसाना जी, अगर ये बात मालूम होगा कि हम ये चीज लागू करेंगे जो संविधान में लिखित है, संविधान की मनसा के अनुसार है, क्या फर्क पड़ता है? शपथ
भैया ले लें, कश्यप जी ले लें, कि कसाना जी लेंगे, कि कुशवाहा जी ले लें, कि कोई दूसरी बिरादरी वाला ले, क्या कोई हमारा मुस्लिम भाई ले ले, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर यदि हमारे मन में क्या हो, खोट होगा, तो अंधा बाटे रेवड़ी आपू आपू दे, क्या करेगा, यही तो करेगा ना भाई। तो हमारा ये कहना है, जब हमको सिद्धांत हमसे आगे रहेगा तो हम न्याय कर पाएंगे, और अगर सिर्फ फोटो आगे रहेगा तो क्या होगा, कोई आएगा बोला जय भीम जय भीम, वो चिल्लाएगा जय भीम, लेकिन रात को क्या करेगा, वोट दे देगा जय श्री राम वालों को। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा है? तो हमारा ये कहना है साथियों कि हम सब लोग मिल करके आइए ऐसा बात विश्वास बनाते हैं। 6743 जातियों में बटा हुआ शूद्र समुदाय, हम सब शूद्र हैं। जो ब्राह्मण नहीं है, बनिया नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वो शूद्र है। क्या ब्राह्मण आप हो नहीं हो, बनिया हो नहीं हो, ठाकुर हो माने क्षत्रिय हो नहीं हो, तो जो बचे हुए हैं जाट से लेके गुजर, कुशवाहा, फलाने ढेमके, दलित, चमार, दुसात, पासी, धोबी, सब जो काम मेहनत करके खाते हो क्या है, शूद्र है। हिंदू धर्म में एक दिन अभी आया कि भाई भैया से आते ही चर्चा किया, बोले कि अगर एक मुसलमान चाहे कि मैं हिंदू हो जाऊं तो हो जाएगा क्या? बोले नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जाति का अलॉटमेंट कहाँ करोगे? मान लो वो हमारा ड्राइवर साहब बटे मजरुद्दीन, ये कहेंगे साहब हम हिंदू बन जाएं, हम कहेंगे अच्छा आ जाओ। हम कहेंगे भाई तुम, हमारा तो कोई धर्म नहीं है, हम तो नास्तिक आदमी, तुम जैसे सुरेंद्र नाम है वैसे तेरा भी नाम रहेगा, कल से हिंदू धर्म लिखना शुरू कर दो। लेकिन हिंदू धर्म में जब तक आपकी जाति नहीं होगी तब तक आप हिंदू हो ही नहीं सकते। एक आदमी इस धरती पर बताइए, एक आदमी बताइए इस धरती पर जिसकी जाति नहीं हो और हिंदू हो, एक भी नहीं हो सकता। पहले उसकी जाति अनिवार्य है, हिंदू होना उसका बाद में लागू होता है। बाबा जी आए थे तो मैं उनसे ऐसे चरण स्पर्श करके पूछा कि आप कौन सी बिरादरी के हैं, तो उन्होंने कहा ब्राह्मण हूँ, मैं आरएसएस का आदमी हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बाबू जी, और मैंने नंबर भी लिखा भैया से पूछ करके। तो हमारा ये कहना है कि वो समुदाय जो है वो काम करेगा। रोज उनका हजारों लोग जगह जगह जाते हैं, बैठते हैं, कैडर करते हैं कैसे इस देश पर हमारा हजारों सालों तक शासन रहेगा। हम क्या करेंगे? हम बैठेंगे, हलवा पूड़ी खाएंगे, बढ़िया से जिंदाबाद भी कर देंगे, लेकिन जो दिमाग का काम है वो काम हम नहीं करेंगे सर। तो अगर नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा क्या? हमारे बच्चों के जीवन में परिवर्तन आएगा क्या? हमारी माताएं बहनें नहीं पढ़ेगी तो इनके जीवन में परिवर्तन आएगा क्या? कोई पढ़ा देगा क्या? और तो अभी स्त्री शूद्रो नाधियताम, स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। ब्राह्मण जात की स्त्री भी नहीं पढ़ सकती थी। ये तो माता सावित्रीबाई फूले और महात्मा फूले उसमें महाराष्ट्र में जन्म ले लिया कि उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी को पढ़ाया, पत्नी ने फिर और सारी महिलाओं को पढ़ाया। यशवंत राव नाम का लड़का उन्होंने गोद लिया जो बलात्कार से पैदा हुआ था, मतलब वो बच्चा ब्राह्मणी के पेट से पैदा हो, लेकिन उसके पिताजी का पता नहीं था, वो स्त्री पेट से थी। तो उन्होंने अपने घर में उसका जचकी कराया, बच्चा पैदा किया, यशवंत राम नाम था, और फिर उसको पढ़ाया लिखाया, अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो मेरे मित्रों, बच्चा पैदा होना, लोग कहते हैं बच्चा क्या है, नाजायज है। बच्चा कैसे नाजायज होएगा? वो तो माँ के पेट में आ गया। जिन्होंने कुकर्म किया वो नाजायज हो सकते हैं। ध्यान से सोचिएगा, बुद्धि खोल करके। हम क्या करते हैं? हम स्त्री जात को अपमानित करने लगते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, आप सब लोगों से आज मैंने लंबी बात की, और मेरे बात में कोई कमी रह गई हो, जो बात मैंने किया ये मैंने किताबों से किया, भारत के संविधान को लेकर के किया, और हमारा कैसे कल्याण हो सकता है जब हमारा चिंतन वैज्ञानिक होगा, हमको हमारा सिद्धांत रूल करेगा। हम सिद्धांत के पीछे खड़े रहेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। अगर हमारा सिद्धांत हमारे आगे नहीं रहेगा, जाति आगे रहेगी, तो मैं क्या करूँगा? मैं बाउंड हो जाऊँगा, कुशवाहा मौर्य सैनी ढूंढने लगूंगा, आर्या जी ढूंढने लग जाएंगे, गुजर कसाना फलाना ढिमकाना जो भी है, तो हमारे यही तो ढूंढने लगे ना सर। इसलिए हमारा कहना है कि हम सब लोग मिल करके एक ऐसा समाज बनावें जिसमें और हमको कोई टोक भी ना सके। जब आप संविधान आपके पीछे खड़ा रहेगा ताकत के साथ, तो आप अपनी बात डंके की चोट पर कह सकते हैं। हमने बोला एक बार भी कि हम किसी गरीब ब्राह्मण को नहीं देंगे।
अगर गरीब ब्राह्मण है तो उसको भी 10,000 देंगे भाई। तो अब इसका थोड़ा सा बात समझिए। एक नारा लगा इस देश में, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लगा था ना। हम कह रहे हैं गुर्जर समुदाय कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश में 15% हूं, तो 15% वोटर गुणे 10,000 रुपया गुर्जर समुदाय को मिला कि नहीं मिला। कुशवाहा समाज कहता है मैं 12% हूं, तो 12% गुणे 10,000 कुशवाहा जी लोगों के वोट घर में गया कि नहीं गया। चमार कहता है मैं 15% हूँ, तो 15% गुणे 10,000, अगर आप मतदाताओं को 10,000 रुपया सुरक्षा राशि दे देंगे तो उनका गया कि नहीं। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसका उतना 10,000 हुआ कि नहीं हुआ, उसकी उतनी आर्थिक हिस्सेदारी उसके घर गई ना। और मान लीजिए घर में 3 वोट है, 3 वोट को 30,000 मिल गया, तो अकल पूछने वो अजय वीर आर्या जी से आएगा क्या। जेकरे कोठिला में धान हो जाला ओकरे होठे पर ज्ञान हो जाला। जिसके पास पैसा हो जाता है उसके होठ पर। मैं बनारस में बैठा हुआ आदमी है और उसको मैं कहूँ ये बागपत का गांव है, ये क्या बोलते हैं, कौन इंस्टीट्यूट है क्या, तेजस इंस्टीट्यूट पहुंचो, तो सबसे पहले उसका दिमाग कहाँ जाएगा, पैसा है कि नहीं है। और एक अनपढ़ अम्मा है, उसकी जेब में 50,000 रुपया डाल दीजिए, बोले अम्मा तुमको सुबह 8 बजे तक तेजस इंस्टीट्यूट पहुंचना है, बागपत जिला है। डालेगी पैसा, कर टैक्सी, 4 लोगों से उपाय पूछ लेगी, भैया कल मुझे तो पहुंचना है, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो पैसा जिसके पास रहता है उसी को ज्ञान होता है साहब पहले, और जिसके पास पैसा नहीं रहता उसको ज्ञान खुलेगा, वो सवाल नहीं कर सकता। भूखा बंगाली भात भात चिल्लाए, और भूखा पेट जिसका होगा वो क्या चिल्लाएगा, रोटी रोटी चिल्लाएगा। इसलिए हमारा कहना है कि जब तक व्यक्ति के कि हम खरीदने की ताकत, क्रय करने की शक्ति नहीं बढ़ाएंगे, तब तक उसका दिमाग नहीं खुलेगा। अगर हमारी जेब में पैसा हो जाएगा तो हमारा गरीब से गरीब आदमी भी सवाल पूछने लग जाएगा। क्यों चाहते हैं अभी 897 स्कूल, ब्राह्मण मुख्यमंत्री है राजस्थान का, सुन लीजिए, 897 स्कूल उन्होंने बंद किया। प्राइमरी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं, गांव के गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। हम सब सिलेट पर पढ़ के आए, सिलेट पेंसिल जानते हैं ना, वो शीशा कले करके घोटना लगाते थे, 70 मारते थे, क से कबूतर लिखते थे, उसी से पढ़ के आए हुए हैं भाई साहब। तो मेरा ये कहना है कि जब पढ़ाई लिखाई होगा, ज्ञान खुलेगा, तब हम सवाल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 8,397 स्कूल बंद किए, साधु आदमी मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, क्यों बंद करो भाई। स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिए। मेरे गांव में अभी मैं जा रहा था बाई रोड, मेरे भैया भाभी साथ में थे, भाईपुर गला एक गांव है, इतना घास जमा हुआ है प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र में, कोई डॉक्टर नहीं है। आप आयुष्मान लागू कर दिए, आयुष्मान लागू कर दीजिए, डॉक्टर नहीं होंगे, वैद्य नहीं होंगे तो होगा क्या, तब भी हम मर जाएंगे। तो मैक्सिमम पढ़ाई और दवाई, सिंचाई पर काम होगा, पानी बचाने पर काम होगा, तब जाकर के ये जो हम गरीब लोग हैं, जो हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, जिनको लोग जातियों में भी कह सकते हैं, अगर मान लो कल एक बड़ी परियोजना है भारत सरकार बेच रही है, मैं आपसे चर्चा कर रहा था भैया से, कोई खरीद, अंबानी का बेटा आएगा 100 करोड़ 5,000 करोड़ में खरीद ले जाएगा। और अगर 5,000 करोड़ इकट्ठा करना होगा, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गुर्जर इकट्ठा हो जाएगा, 5,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में समय लगेगा नहीं लगेगा, सोच भी नहीं सकते हम लोग। हमारा दोस्त क्या किया, 5-7 लोग मिलकर के गए टेंडर भरने दारू का टेंडर भरने, भैया वो करीब, मैं इनको बता रहा था, 7-8 करोड़ रुपया इकट्ठा करके ले गए। डीपी यादव जी आए, उनका क्लर्क 15 करोड़ रुपया भर दिया, बोले भाई डीपी यादव को 15 करोड़ आ गया, डीपी यादव को 15 करोड़ आ गया, बात खत्म। ये 8 करोड़ रुपया 5-6 सैनी मोरिया सक्या कुशवाहा इकट्ठा करके ले गए थे, और डीपी यादव साहब ने 15 करोड़ में टेंडर भरा, सब वापस अपने अपने घर चले गए। तो अंबानी का बेटा आएगा, अडानी का भतीजा आएगा, भर देगा। कहाँ से खरीद सकोगे कोई प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट नहीं खरीदोगे तो अपने लोगों को नौकरी दे सकेंगे क्या, नहीं दे सकेंगे। तो जो ये बड़े बड़े नेता आते हैं, भाषण देते हैं कि तुम्हारे लोगों को यहाँ नौकरी दे, क्या नौकरी देगा, कोई मैनेजमेंट में थोड़े देगा। कोई कहेगा भैया यहाँ ये घिस ले, कहीं पत्थर घिस ले, कहीं लोहा घिस ले, कहीं चक्कू तेज कर ले,
यही तो नौकरी देंगे ना। इसलिए मेरे मित्रों, आप लोगों से मैंने इतनी देर बात किया, आप सब लोगों ने मेरी इतनी बात ध्यान से सुनी। मैं कुछ इन शब्दों में आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए कि रहबरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, रहबरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, लज्जते सहरा उर्दी दूर ये मंजिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सुरेंद्र कुशवाहा साहब का। एक बार सभी खड़े होकर उनके अभिनंदन में आप तालियां जरूर बजाएंगे। हमारे पास सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका सर स्वागत है कुशवाहा साहब। आपने वास्तव में वो दर्शन दिया है। आपके अभिनंदन में, आपके धन्यवाद स्वरूप आपके लिए क्लैप कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित